इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान, कक्षा 9 अध्याय 12 और अध्याय का नाम है खाद्य संसाधनों में सुधार। इसमें सबसे पहले है भोजन से प्राप्त पोषक तत्व। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण भोजन से प्राप्त पोषक तत्व हैं। हमारे शरीर को पोषक तत्वों की आवश्यकता। शरीर के विकास, वृद्धि तथा स्वास्थ्य के लिए हमें पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। भोजन के स्रोत। पौधे तथा जंतु हमारे भोजन के मुख्य स्रोत हैं। प्रश्न, अधिकांश भोज्य पदार्थ हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? उत्तर है कृषि तथा पशुओं से। भारत की जनसंख्या तथा अन्न उत्पादन। हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ से अधिक है तथा इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। इस बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए अन्न उत्पादन की आवश्यकता है, परंतु हमारे देश में पहले ही अधिकतर भूमि पर कृषि होती है, इसलिए कृषि योग्य भूमि में वृद्धि नहीं हो सकती। इसके लिए हमें फसल तथा पशुधन के उत्पादन की क्षमता को बढ़ाना आवश्यक है। हरित क्रांति। हमने हरित क्रांति द्वारा फसल उत्पादन में वृद्धि की है। श्वेत क्रांति। हमने श्वेत क्रांति द्वारा दुग्ध उत्पादन को बढ़ाया है। प्राकृतिक संपदाओं का अधिक उपयोग। हरित क्रांति व श्वेत क्रांति से प्राकृतिक संपदाओं का बहुत अधिक उपयोग हुआ है, जिसके कारण हमारी प्राकृतिक संपदाओं को हानि होने के अवसर बढ़ गए हैं, जिससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने का खतरा बढ़ गया है। कृषि क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता। कृषि क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता। कृषि क्षेत्र में लोगों की आय बढ़नी चाहिए। कृषि से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए हमें वैज्ञानिक प्रबंधन प्रणाली को अपनाना चाहिए। अंतरा फसलीकरण तथा संगठित कृषि प्रणालियां अपनानी चाहिए। फसल उत्पादन के साथ साथ पशुधन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन आदि को अपनाना चाहिए। इससे आगे है संपोषणीय जीवन यापन। एक ऐसी जीवन शैली जो प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को कम करती है ताकि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी संसाधन उपलब्ध रहें, इसे संपोषणीय जीवन शैली या जीवन यापन कहते हैं। इसमें प्राकृतिक संसाधनों का कम से कम उपयोग, न्यूनतम प्रदूषण, स्थानीय और मौसमी भोजन का उपयोग आदि को अपनाया जाता है। इससे आगे फसल उत्पादन में उन्नति। ऊर्जा के लिए अनाज जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा तथा ज्वार से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होते हैं। ज्वार से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होते हैं। प्रोटीन के लिए दालें जैसे चना, मटर, उड़द, मूंग, अरहर, मसूर आदि। वसा के लिए तेल वाले बीज जैसे सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, सरसों, अलसी तथा सूरजमुखी। इससे आगे है वसा तथा विटामिन तथा खनिज लवण। सब्जियां, फल तथा मसाले, इनमें कुछ मात्रा में प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट भी प्राप्त होते हैं। इनसे कुछ मात्रा में प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट भी प्राप्त होते हैं। चारा फसलें, बरसीम, जई अथवा सूडान का उत्पादन पशुधन के चारे के रूप में किया जाता है। फसलों के लिए आवश्यक जलवायु संबंधी परिस्थितियां, तापमान तथा दीप्तिकाल। तो इसमें यहाँ पर इससे आगे है दीप्तिकाल। यह सूर्य काल प्रकाश के काल से संबंधित है। पौधों में हमें पुष्पन तथा वृद्धि सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करती है। पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही बनाते हैं। खरीफ फसलें। जिन फसलों को वर्षा ऋतु में उगाया जाता है उन्हें खरीफ फसलें कहते हैं। ये जून से अक्टूबर तक होती हैं। इससे आगे है उदाहरण धान, सोयाबीन, अरहर, मक्का, गेहूं तथा उड़द आदि खरीफ फसलें हैं। रबी फसलें। जिन फसलों को शीत ऋतु में उगाया जाता है उन्हें रबी की फसलें कहते हैं। ये नवंबर से अप्रैल तक होती हैं।
इसमें यहाँ पर ये चित्र दिखाया गया है, इसमें विभिन्न प्रकार की फसलें जो हैं दिखाई गई हैं। इसमें यहाँ पर जैसे ये मक्का है, ये चने हैं, सूरजमुखी या सूर्यमुखी कह सकते हैं इसको, आदि दिखाए गए हैं। उदाहरण: गेहूं, चना, मटर, सरसों, तालसी रबी की फसलें हैं। कृषि पैदावार में उन्नति करने वाले चरण: फसल उन्नत किस्मों को चुनना, फसल की उचित देखभाल, खेतों में उगी फसल की सुरक्षा, कटी हुई फसल को हानि से बचाना। फसल उत्पादन में सुधार की प्रक्रिया में प्रयुक्त गतिविधियों को निम्न प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1, फसल की किस्मों में सुधार। नंबर 2, फसल उत्पादन प्रबंधन। नंबर 3, फसल सुरक्षा प्रबंधन। फसल की किस्मों में सुधार: फसल की किस्मों के लिए विभिन्न उपयोगी गुण। नंबर 1, रोग प्रतिरोधक क्षमता। नंबर 2, उर्वरक के प्रति अनुरूपता। नंबर 3, उत्पादन की गुणवत्ता। नंबर 4 क्या है? उच्च उत्पादन। इन गुणों का चयन प्रजनन के द्वारा किया जाता है। इससे आगे है संकरण विधि। इस विधि में विभिन्न अनुवांशिक गुण वाले पौधों में संकरण करवाते हैं। अंतरा किस्में: विभिन्न किस्मों में अंतरा स्पीसीज एक ही जीन्स की दो विभिन्न स्पीसीजों में अंतरावंशीय है, विभिन्न जेनरा में। ऐच्छिक गुण वाले जीन डालना, इससे अनुवांशिकीय रूपांतरित फसल प्राप्त होती है। इससे आगे है अच्छी फसल के लिए अच्छी किस्म की बीजों का उपयोग करना चाहिए। फसल उत्पादन मौसम, मिट्टी की गुणवत्ता तथा पानी की उपलब्धता पर निर्भर करता है। फसल की किस्मों में सुधार के लिए कुछ कारक। नंबर 1, उच्च उत्पादन। प्रति एकड़ फसल का उत्पादन बढ़ाना चाहिए। इससे आगे है उन्नत किस्में। उन्नत किस्म की फसलों का उपयोग करना चाहिए, जैसे दालों में प्रोटीन की तथा तिलहन में तेल की गुणवत्ता होनी चाहिए। जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधकता: इन परिस्थितियों को सहन करने वाली फसलों को उगाने से फसल उत्पादन में सुधार हो सकता है। परिपक्व काल में परिवर्तन: फसलों को उगाने से लेकर कटाई तक कम से कम समय लगना चाहिए। इससे किसान एक वर्ष में अपने खेत में कई फसलें उगा सकते हैं। इससे धन तथा समय की बचत होती है। व्यापक अनुकूलता: फसलों की किस्में विभिन्न पर्यावरण की परिस्थितियों में उत्पादन के अनुकूल होनी चाहिए, ताकि एक किस्म की विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न जलवायु में उगाया जा सके। ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण: चारे वाली फसलों के लिए लंबी एवं सघन शाखाओं वाली फसलें होनी चाहिए। अनाज के लिए बोने पौधे उपयुक्त होते हैं। इस प्रकार सस्य विज्ञान वाली किस्में अधिक उत्पादन प्राप्त करने में सहायक होती हैं। इससे आगे है फसल उत्पादन प्रबंधन। धन एवं आर्थिक परिस्थितियां किसान को भिन्न कृषि प्रणाली को अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसमें कृषि उत्पादन प्रणालियां जैसे बिना लागत उत्पादन, अल्प लागत उत्पादन तथा अधिक लागत उत्पादन सम्मिलित हैं। पोषक प्रबंधन: पौधों के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ। हवा से कार्बन तथा ऑक्सीजन पौधे प्राप्त करते हैं, पानी से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन लेते हैं और मिट्टी से ही अन्य पोषक पदार्थ ग्रहण करते हैं। बृहत पोषक तत्व: ऐसे पोषक तत्व जिनकी पौधों को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, उन्हें बृहत पोषक तत्व कहते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर आदि। इससे आगे है सूक्ष्म पोषक तत्व। ऐसे पोषक तत्व जिनकी पौधों को कम मात्रा में आवश्यकता होती है, उन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। यहाँ पर तत्व शब्द है जैसे आयरन, मैग्नीज, बोरोन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम तथा क्लोरीन आदि। खाद: इसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। यह मिट्टी को अल्प मात्रा में पोषक प्रदान करती है। यह जंतुओं के अपशिष्ट तथा पौधों के कचरे के अपघटन से ही तैयार हो जाती है। यह मिट्टी में पोषकों तथा कार्बनिक पदार्थों को परिपूर्ण करती है तथा मिट्टी की
उर्वरता को बढ़ाती है। खाद के उपयोग से मिट्टी की संरचना में सुधार। खाद में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होने से मिट्टी की संरचना में सुधार होता है। दूसरा है, इसके कारण रेतीली मिट्टी में पानी को रखने की क्षमता बढ़ जाती है। नंबर 3, इसके उपयोग से चिकनी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा होने से पानी को निकालने में सहायता मिलती है, जिससे पानी एकत्रित नहीं होता। इससे आगे खाद के प्रकार। खाद के प्रकारों में सबसे पहले कंपोस्ट खाद। पशुओं का मलमूत्र, गोबर आदि, सब्जी के छिलके, घरेलू कचरा, सीवेज कचरा, फेंकी हुई खरपतवार आदि को गड्ढे में एकत्रित कर लिया जाता है। इससे गलने सड़ने से कंपोस्ट खाद बनती है। इसमें कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक बहुत अधिक मात्रा में इकट्ठे होते हैं। यहाँ पर इसमें एकत्र शब्द आएगा, एकत्र, मैंने इकट्ठा कर लिया जाता है। इससे आगे वर्मी कंपोस्ट। यह खाद केंचुओं की मदद से पौधों तथा जानवरों में अपशिष्ट पदार्थों के विघटन द्वारा तैयार की जाती है। हरी खाद। खेत में फसल उगाने से पहले पटसन, मूंग अथवा ग्वार आदि उगा देते हैं। इसके बाद उन पर हल चला दिया जाता है। इससे ये मिट्टी में मिल जाते हैं। ये पौधे हरी खाद में बदल जाते हैं। इस खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। उर्वरक। अभी हमने खाद के बारे में पढ़ा था, अब आगे उर्वरक। इन्हें कारखानों में तैयार किया जाता है। इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम भरपूर मात्रा में होते हैं। उर्वरक के उपयोग से पौधे स्वस्थ होते हैं तथा उत्पादन में वृद्धि होती है। उर्वरक के उपयोग में सावधानियाँ। उर्वरक का उपयोग उचित मात्रा में तथा उचित समय पर करना चाहिए। नंबर 2, खेत में उर्वरक डालने के बाद अधिक सिंचाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे उर्वरक पानी में बह जाते हैं तथा जल प्रदूषण बढ़ता है। नंबर 3, उर्वरकों का लगातार उपयोग मिट्टी की उर्वरता को घटाता है। नंबर 4, उर्वरकों के उपयोग से कम समय में अधिक उत्पादन प्राप्त होता है, परंतु ये मिट्टी के उपजाऊपन को घटाते हैं। कार्बनिक खेती। इसमें रासायनिक उर्वरक, पीड़कनाशी, शाकनाशी आदि का उपयोग नहीं होता। इसमें कार्बनिक खाद, कृषि अपशिष्ट का पुनःचक्रण, जैविक कारक जैसे कि नीलहर शैवाल का संवर्धन, जैविक उर्वरक बनाने में उपयोग किया जाता है। इससे आगे है कुशल फसलीकरण। इसके लिए मिश्रित खेती, अंतर फसलीकरण तथा फसल चक्र को अपनाना चाहिए। यह फसल तंत्र कीट, पीड़क तथा खरपतवार को नियंत्रित करती है और भूमि को पोषक तत्व प्रदान करती है। इसमें यहाँ पर ये अंतरा फसलीकरण का चित्र दिखाया गया है। इसमें 2 लाइनें एक फसल की दिखाई गई है, उसके बाद में 2 लाइनें जो है दूसरी फसल की दिखाई गई हैं। इसके बाद में इस तरह से एक फसल यानी एक ही खेत के अंदर 2 या 2 से अधिक प्रकार की फसलों को विभिन्न लाइनों में इसमें बोया जाता है। इससे फसल ज़्यादा होती है और यदि एक फसल को नुकसान होता है तो दूसरी फसल बच जाती है। यदि एक फसल को कीड़ा लग जाता है तो दूसरी फसल उससे प्रभावित नहीं होती। इससे आगे है यह फसल तंत्र कीट, पीड़क तथा खरपतवार को नियंत्रित करती है और भूमि को पोषक तत्व प्रदान करती है। सिंचाई। भूमि में अधिकतर कृषि वर्षा पर आधारित है। भारत में अधिकतर कृषि वर्षा पर आधारित है। फसल उत्पादन मानसून के सही समय पर आने पर आधारित है। फसल के बोने व वृद्धि काल में उचित समय पर सिंचाई करना आवश्यक होता है। उचित समय पर वर्षा न होने से फसल उत्पादन प्रभावित होता है। भारत में पानी का स्रोत। कुएं, नहरें, नदियां तथा तालाब पानी के मुख्य स्रोत हैं। कुएं, इसमें ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, खुदे हुए कुएं तथा नलकूप। खुदे हुए कुएं, इनके द्वारा भूमिगत जल स्तरों में स्थित पानी को इकट्ठा किया जाता है। नलकूप, इसमें पानी को गहरे जल स्तरों से निकाला जाता है। इन कुओं से सिंचाई के लिए पानी को निकालने के लिए पंप का प्रयोग किया
जाता है। नहरें। भारत में नहरों के द्वारा बड़े पैमाने पर सिंचाई की जाती है। इन नहरों में पानी जलाशयों अथवा नदियों से आता है। मुख्य नहरों से शाखाएं निकाली जाती हैं। ये विभाजित होकर खेतों में सिंचाई करती हैं। नदी जल उठाव प्रणाली। जिन क्षेत्रों में पानी का अभाव अपर्याप्त होता है वहाँ इस प्रणाली का उपयोग किया जाता है। नदियों के किनारे स्थित खेतों में सिंचाई करने के लिए नदियों से सीधा ही पानी निकाल दिया जाता है। तालाब। छोटे क्षेत्रों में बहे हुए पानी का संग्रह कर लिया जाता है। यह तालाब या जलाशय का रूप ले लेता है। इसे पानी का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। कृषि में पानी की उपलब्धि बनाने के लिए आधुनिक विधियाँ। तो इसमें है वर्षा के पानी का संग्रहण तथा जल विभाजन का उचित प्रबंधन के लिए छोटे बांध बनाए जाते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, वर्षा के पानी के इकट्ठा करने के लिए और जल को विभाजन के लिए छोटे छोटे बांध बनाए जाते हैं। तो इसमें छोटे बांधों का क्या फ़ायदा है? नंबर 1, ये भूमि के नीचे जल स्तर को बढ़ाते हैं। नंबर 2, वर्षा के पानी को बहने से रोकते हैं। नंबर 3, मृदा अपरदन को कम करते हैं। फसल पैटर्न। अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए फसल उगाने की विभिन्न विधियों का उपयोग किया जाता है। इसमें है मिश्रित फसल। मिश्रित फसल में है इसमें 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में उगाया जाता है, जैसे गेहूं और चना, गेहूं और सरसों तथा मूंगफली और सूर्यमुखी। लाभ। इससे एक फसल नष्ट हो जाने पर भी फसल उत्पादन की आशा बनी रहती है। अंतरा फसलीकरण। इसमें कुछ पंक्तियों में एक प्रकार की फसल तथा एक उनके एकांतर में स्थित दूसरी पंक्तियों में दूसरी प्रकार की फसल उगाते हैं, जैसे सोयाबीन और मक्का अथवा बाजरा तथा लोबिया। इसमें जैसा कि हमने ये चित्र पहले भी दिखाया था, तो अंतरा फसलीकरण में क्या है, क्या कहता है भी एक प्रकार की फसल तथा उनके एकांतर में स्थित दूसरी पंक्तियों में दूसरी प्रकार की फसल उगाते हैं। इसमें जैसे कि यहाँ एक प्रकार की फसल उगाई गई है, तो इन 2 पंक्तियों के बाद में दूसरी प्रकार की फसल जो उगाई गई है, इस प्रकार तीसरी पंक्ति में दोबारा फिर वही फसल जो है उगाई गई है। इसको अंतरा फसलीकरण कहते हैं। तो इसमें यहाँ पर इसके लाभ क्या हैं? इसके द्वारा पीड़क व रोगों को एक ही प्रकार की फसल के सभी पौधों में फैलने से रोका जा सकता है। दोनों फसलों से अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। फसल चक्र। एक ही खेत में फसलों को बदल बदल कर बोना या हेर फेर कर बोना फसल चक्र कहलाता है। लाभ। इससे भूमि में पोषक तत्वों की मात्रा बनी रहती है। एक वर्ष में 2 या 3 फसलों से अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। इससे आगे है फसल सुरक्षा प्रबंधन। फसल की खरपतवार, पीड़क तथा रोगों से सुरक्षा करना फसल सुरक्षा प्रबंधन कहलाता है। ये फसलों को बहुत हानि पहुंचाते हैं। इससे आगे है खरपतवार। भूमि में फसल के साथ अनावश्यक पौधे उग जाते हैं, इन्हें खरपतवार कहते हैं। उदाहरण गोखरू, गाजर घास, चलाई, बथुआ, जंगली ओट आदि। हानियाँ। खरपतवार भोजन, स्थान तथा प्रकाश के लिए फसली पौधों से स्पर्धा करते हैं। ये भूमि से पोषक तत्व भी ग्रहण करते हैं। इससे फसलों की वृद्धि कम हो जाती है तथा पैदावार कम होती है। खरपतवार हटाने के उपाय। दरांती या खुरपे के द्वारा इन्हें खेतों से निकाल देना चाहिए। दूसरा, इसमें खरपतवारनाशी रसायनों का उपयोग करना चाहिए। फसल चक्र अपनाना चाहिए। फसल चक्र के बाद में आ गया इसमें फसल चक्र अपनाना चाहिए। इसके बाद में आ गया पीड़क या कीट। ये पौधों को 3 प्रकार से हानि पहुंचाते हैं। ये मूल, तने तथा पत्तियों को काट देते हैं। इसमें ये 2 बार लिखा गया है। ये मूल, तने तथा पत्तियों को काट देते हैं। नंबर 2, पौधे के विभिन्न भागों से रस को चूस लेते हैं। नंबर 3, फलों में छिद्र कर देते हैं। इससे आगे हानि। ये फसल को खराब कर देते हैं। इससे फसल उत्पादन कम होता है। पौधों में रोग। बैक्टीरिया, कवक तथा वायरस पौधों में रोग फैलाते हैं। ये मिट्टी, पानी तथा हवा में उपस्थित रहते हैं तथा इन माध्यमों द्वारा
पौधों तक पहुंच जाते हैं। पीड़कों पर नियंत्रण, इसके लिए फसलों पर पीड़कनाशी का छिड़काव करना चाहिए। दूसरा, इसमें खेत में प्रतिरोधक क्षमता वाली फसलों को उगाना चाहिए। नंबर 3, गर्मी के मौसम में गहराई तक हल की जुताई करनी चाहिए। इससे आगे है अधिक खरपतवारनाशी व पीड़कनाशी के उपयोग से हानियाँ। सबसे पहले है ये पौधों तथा जानवरों के लिए विषैले हो सकते हैं। नंबर 2, इनके अधिक उपयोग से पर्यावरण दूषित होता है। अनाज का भंडारण, अनाज के भंडारण में हानि पहुंचाने वाले जैविक कारक और अजैविक कारक, इसमें दो होते हैं, एक जैविक कारक होता है, दूसरा होता है अजैविक कारक। जैविक कारक में कीट, कृंतक, चूहे आदि, कवक, चींचड़ी तथा जीवाणु, और अजैविक कारक में उपयुक्त नमी तथा ताप। तो इसमें यहाँ पर अजैविक कारकों में है नमी तथा ताप, इसमें उपयुक्त की जाए अनुपयुक्त शब्द आएगा मतलब। तो दूसरा इसमें क्या है, नमी तथा ताप जो है इसमें अजैविक कारक हैं, ये हानि पहुंचाते हैं। अनुपयुक्त यानी ज़्यादा नमी होना भी फसल को जो भंडारण के समय में उसको नुकसान पहुंचाता है अनाज को। इससे आगे है अनाज भंडारण में जैविक तथा अजैविक कारकों के हानिकारक प्रभाव। इसमें ये है ये उत्पाद की गुणवत्ता को खराब कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या है इसमें, ये उत्पाद की गुणवत्ता को खराब कर देते हैं। नंबर 2, ये अनाज का वजन कम कर देते हैं। नंबर 3, अनाज के अंकुरण होने को कम कर देते हैं, इससे अनाज जो खराब हो जाता है और इससे अनाज जो है कम अंकुरित होता है। नंबर 4, अनाज को बदरंग कर देते हैं। नंबर 5, अनाज के खराब हो जाने से बाजार में अनाज की कीमत कम कर देते हैं। भंडारण का उचित प्रबंधन, भंडारण से पहले उत्पाद की सफाई करनी चाहिए। नंबर 2, भंडारण से पहले उत्पाद को पहले धूप में और फिर चाहे हम इसको रखना चाहिए, इसको पहले धूप में फिर चाहे छाया में, फिर चाहे छाया में हमें इसको रखना चाहिए। तो पहले हमें इसको धूप में सुखाना चाहिए, फिर इसको हमें छाया में रखना चाहिए। नंबर 3, भंडारण के समय पीड़कों को नष्ट करने के लिए धूमक का उपयोग करना चाहिए। फ्यूमिगेशन शब्द है यहाँ पर। पशुपालन, पशुओं को अपने लाभ के लिए पालना पशुपालन कहलाता है। इसके अंतर्गत भोजन देना, प्रजनन तथा रोगों पर नियंत्रण करना आता है। इससे आगे है जनसंख्या वृद्धि के कारण अंडों, दूध तथा मांस की खपत बढ़ रही है, जिसके लिए पशुपालन में उत्पादन को बढ़ाने के लिए सुधार की आवश्यकता है। कृषि पालन के दो मुख्य उद्देश्य हैं। इसमें क्या कहते हैं अभी, पशु कृषि में क्या है अभी, पशुपालन के दो मुख्य उद्देश्य हैं यहाँ पर। और नंबर 1 दूध देने के लिए, दूसरा है कृषि कार्य के लिए। यहाँ पर ये पशु कृषि है यहाँ पर, और पशुपालन के दो मुख्य उद्देश्य हैं। नंबर 1 दूध देने के लिए जैसे गाय भैंस आदि, और कृषि कार्यों के लिए जो है जैसे हल चलाना, सिंचाई तथा बोझा ढोना आदि। तो इसमें यहाँ पर अलग अलग शब्द हो जाएंगे। यहाँ पर दुधारू पशु, दूध देने वाली मादाओं को दुधारू पशु कहते हैं। पशु का दुग्ध स्त्रवण काल, पशु द्वारा बच्चे के जन्म के पश्चात दुग्ध उत्पादन का समय जो है दुग्ध स्त्रवण काल कहलाता है। इससे आगे है विदेशी नस्ल की गाय के उदाहरण जर्सी, ब्राउन स्विस, और देसी नस्ल की गाय के उदाहरण है रेड सिंधी, साहिवाल। तो इसमें यहाँ पर जो है रेड सिंधी और साहिवाल की फ़ोटो जो है ये दिखाया गया है, तस्वीर दिखाई गई है। तो यहाँ पर जो है यह रेड सिंधी है और नीचे जो है साहिवाल जो है दिखाई गई हैं, रेड सिंधी और साहिवाल। पशुओं की देखभाल, पशुओं के लिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए दूध प्राप्त करने के लिए हमें पशुओं की देखभाल करनी चाहिए। इसके लिए
पशुओं का आवास साफ, छत तथा हवादार होना चाहिए। गर्मी तथा सर्दी से बचने के लिए उचित प्रबंध होना चाहिए। आवास का फर्श ढलवा होना चाहिए जिससे वह साफ और सूखा रह सके। पशुओं का आहार, यह पशुओं के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए तथा दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए उपयुक्त होना चाहिए। पशु आहार में मोटा चारा एवं सांद्र आहार दोनों होने चाहिए। इससे आगे है मोटा चारा, इसमें मुख्यतः रेशे होते हैं। सांद्र आहार, इसमें रेशे कम होते हैं, प्रोटीन तथा अन्य पोषक अधिक होते हैं। पशुओं को संतुलित आहार दिया जाना चाहिए, इसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए। स्वस्थ पशु के लक्षण, स्वस्थ पशु नियमित रूप से खाता है और ठीक ढंग से उठता बैठता है। पशुओं के बाह्य परजीवी, ये त्वचा पर रहते हैं तथा इनके कारण पशुओं को त्वचा रोग हो सकते हैं। पशुओं के अंतः परजीवी, अंतः परजीवियों में कीड़े, अमावस्या तथा आंत को पर्णकृमि युक्त को प्रभावित करते हैं। पशुओं के संक्रामक रोग, ये रोग बैक्टीरिया तथा वायरस के कारण होते हैं। इससे आगे है पशुओं को टीका लगाना। पशुओं को टीका लगाना, विषाणु तथा जीवाणु जनित रोगों से पशुओं को बचाने के लिए टीका लगाया जाता है। मुर्गी पालन, प्रश्न है मुर्गी पालन क्यों किया जाता है? इसमें है अंडे व कुक्कुट मांस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, अंडों के लिए लेयर मुर्गी को तथा मांस के लिए ब्रोलर को पाला जाता है। मुर्गी की नई किस्म विकसित करने के लिए देसी जैसे एसील तथा विदेशी जैसे लेगहॉर्न नस्लों का संकरण कराया जाता है। इसमें ये मुर्गियां दिखाई गई हैं, इसमें ये एसील है और ये क्या है? लेगहॉर्न है। क्या चीज़ है? लेगहॉर्न है। इससे आगे है नई किस्म की मुर्गियों में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। नंबर 1, चूजों की संख्या तथा गुणवत्ता, उच्च ताप को सहन करने की क्षमता, देखभाल में कम खर्च की आवश्यकता। नंबर 4, अंडे देने वाले ऐसे ही पक्षी जो कृषि उपोत्पाद से प्राप्त सस्ते रेशे आहार का उपभोग कर सकें। अंडों तथा ब्रोलर का उत्पादन, मुर्गी पालन में प्रबंधन। इससे आगे है नंबर 1, मुर्गियों के आवास का उचित तापमान होना चाहिए। नंबर 2, मुर्गियों का आवास स्वच्छ होना चाहिए। नंबर 3, रोगों तथा पीड़कों पर नियंत्रण तथा बचाव जरूरी है। ब्रोलर का आहार, इसके आहार में प्रोटीन तथा वसा प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए। कुक्कुट का आहार, इसके आहार में विटामिन ए तथा विटामिन के अधिक मात्रा में होने चाहिए। मुर्गियों में रोगों का कारण, जीवाणु, विषाणु, कवक तथा पोषणहीनता मुर्गियों में रोगों का कारण हो सकते हैं। मुर्गियों का रोगों से बचाव, आवास में सफाई तथा स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। नियमित रूप से रोगाणुनाशी पदार्थों का छिड़काव करना चाहिए। नंबर 3, मुर्गियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए टीका लगाना चाहिए जिससे वे महामारी से ग्रस्त न हों। इससे आगे है मत्स्य उत्पादन या मछली उत्पादन। मछली, यह प्रोटीन का एक समृद्ध स्रोत है। मछलियों के प्रकार, पंख युक्त मछलियाँ, कवक मछलियाँ जैसे प्राण तथा मोलस्का। मछलियाँ प्राप्त करने की विधि, तो इसमें यहाँ पर ये मछलियों के प्रकार जो है दिखाए गए हैं। यहाँ पर जैसे ए है, यहाँ पर एक कटला है, बी है सिल्वर कॉर्प है, सी है यहाँ पर ये रोहू है, और डी है यहाँ पर ग्रास कॉर्प है, और ई है यहाँ पर मृगल है, और एफ जो है कॉमन कॉर्प है। इस तरह से मछलियों के विभिन्न प्रकार जो है यहाँ पर दिखाए गए हैं। इससे अगला है समुद्र मत्स्यिकी। समुद्र मत्स्यिकी में है
भारत में समुद्री मछली संसाधन क्षेत्र 7500 किलोमीटर, कितना है 7500 किलोमीटर समुद्री तट तथा इसके अतिरिक्त समुद्र की गहराई है। जो समुद्री संसाधन है क्षेत्र है वो 7500 किलोमीटर समुद्री तट है और इसके अतिरिक्त समुद्र की गहराई है। समुद्री मछली पकड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के जालों का उपयोग मछली पकड़ने वाली नावों में किया जाता है। समुद्री मछलियाँ पम्फ्रेट, मैकर्ल, टूना, सार्डान तथा बॉम्बे डक आदि हैं। प्रश्न, खुले समुद्र में मछलियों के बड़े समूह का पता कैसे लगाया जा सकता है? इसका उत्तर है सैटेलाइट तथा प्रतिध्वनि मापी से। सैटेलाइट और प्रतिध्वनि मापी से खुले समुद्र में मछलियों के बड़े समूह का पता लगाया जा सकता है। इसके बाद में है आर्थिक महत्व वाली मछलियाँ। पंख युक्त मछलियाँ। पंख युक्त मछलियाँ मुलेट, भटकी तथा पर्ल स्पॉट। कवचे मछलियाँ झींगा, मसल तथा ओस्टर। कौन सी हैं? झींगा, मसल तथा ओस्टर। तो इसमें ये आर्थिक महत्व वाली मछलियाँ हैं। इसमें यहाँ पर ये चित्र दिखाया गया है ताज़ा पानी व समुद्री झींगे। इसमें है मैकोब्रेकियम, रोजेन, वर्गी, ये ताज़ा पानी है में है, और ये पीनस मोन्डोन समुद्री में है। ताज़ा पानी व समुद्री झींगे यहाँ पर इसमें दिखाए गए हैं। इसके बाद में है ओस्टर मछली। इसका संवर्धन मोतियों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। समुद्री संवर्धन समुद्री जीवों जैसे मछली, झींगा, केकड़ा आदि को समुद्र में पालना समुद्री संवर्धन कहलाता है। इसके बाद में है अंतःस्थलीय मत्स्य की मत्स्य भंडारण। ताज़ा जल के स्रोत नाले, तालाब, पोखर तथा नदियाँ खारे जल के संसाधन जैसे समुद्री जल तथा ताज़ा जल मिश्रित होते हैं, जैसे कि नदी मुख तथा लेगुन महत्वपूर्ण मत्स्य भंडारण है। कभी कभी धान की फसल के साथ भी मछली संवर्धन किया जाता है। कभी कभी एक ही तालाब में 5 या 6 मछलियों की स्पीशीज का प्रयोग किया जाता है। इन मछलियों में आपस में आहार के प्रति प्रतिस्पर्धा नहीं होती। ये भिन्न भिन्न प्रकार का आहार ग्रहण करती हैं। जैसे कटला मछली जल की किसी सतह से अपना भोजन लेती है। रोहू मछली तालाब के मध्य की अपना भोजन लेती है। ग्रास कार्प खरपतवार खाती है आदि। इसी तालाब में मछली के उत्पादन की वृद्धि होती है। जल की ऊपरी सतह से है, इसमें आएगा जल की ऊपरी सतह से भोजन लेती है। ग्रास कार्प खरपतवार खाती है आदि। इसे तालाब में मछली के उत्पादन में वृद्धि होती है। मछलियों के उदाहरण कटला, सिल्वर कार्प, रोहू, ग्रास कार्प, मृगाल, कॉमन कार्प आदि ये मछलियों के उदाहरण हैं। जैसा कि हमने पहले भी दिखाया था, इसमें ये विभिन्न प्रकार की मछलियां हैं। कटला, सिल्वर कार्प, रोहू, ग्रास कार्प, मृगल, कॉमन कार्प आदि ये सभी जो है मछलियों के उदाहरण जो है यहाँ दिखाए गए हैं। इसमें आगे है मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी के छत्ते से शहद का मोम प्राप्त किया जाता है। मोम का उपयोग औषधि तैयार करने में किया जाता है। व्यावसायिक स्तर पर मधु उत्पादन इसके लिए देसी किस्म की मक्खी एपिस सेरना इंडिका, सामान्य भारतीय मक्खी कहते हैं जिसको, एपिस डोरसेटा एक सेल मक्खी, एपिस फ्लोरी लिटिल मक्खी, एपिस मेलिफोरा एक इटालियन मक्खी की प्रजाति का उपयोग किया जाता है। तो इसमें आगे है इटालियन मक्खी। व्यावसायिक मधु उत्पादन में इन मक्खियों का उपयोग किया जाता है क्योंकि इनमें शहद इकट्ठा करने की क्षमता ज़्यादा होती है। ये डंक कम मारती हैं। ये निर्धारित छत्ते में काफ़ी समय तक रहती हैं। ये तीव्रता से प्रजनन करती हैं। मधु वाटिका अथवा मधुमक्खी फार्म ये व्यावसायिक मधु उत्पादन के लिए बनाए जाते हैं। इससे आगे है यहाँ पर ये चित्र दिखाया गया है मधुमक्खी के छत्तों की मधु वाटिका। इसमें ये मधुमक्खी के छत्तों की मधु वाटिका की व्यवस्था दिखाई गई है और ये मधु
निष्कर्षक दिखाया गया है। इसमें दो भाग हैं, ए और बी। ए है मधुमक्खी के छत्तों की मधुवाटिका अवस्था, दूसरा है मधु निष्कर्षक। इससे आगे है मधु की कीमत अथवा गुणवत्ता। यह मधु इकट्ठा करने के लिए उपलब्ध फूलों पर निर्भर करती है। मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद तथा पराग एकत्र करती हैं। मधु का स्वाद भी उपलब्ध फूलों की किस्मों पर निर्भर करता है। इस तरह से यह अध्याय हमारा पूरा हुआ। मैं आशा करता हूँ कि इस अध्याय के माध्यम से आप इन सभी टॉपिकों को समझेंगे और यह वीडियो आपको परीक्षा की दृष्टि से लाभकारी रहेगी। यह वीडियो लंबी है, इसको आप थोड़ा थोड़ा करके भी देख सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।